जय हिंद दोस्तों। आपका जो 10th का एग्जाम है आपका 2026 में, ठीक है, उसके लिए हम आपको फिजिक्स से स्टार्ट किए हैं। और जो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इससे पहले जो प्रकाश का परावर्तन है इसका 3 क्लास हम ले चुके हैं। ये जो क्लास होगा 4th क्लास होगा। इससे पहले जो है पहले 3 क्लास ले चुके हैं, 3 क्लास ले चुके हैं, 4th क्लास होगा। इस 3 क्लास हम ले चुके हैं, यानी कि 3rd क्लास ले चुके हैं। तो जिस बच्चों ने ये 3 क्लास आप नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखिएगा, उसके बाद आप इस क्लास में आइएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले बता दूं, हम जो मेरा ये जो यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीतीश पाठशाला, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो है 10th से रिलेटेड सब आपको इस पे उपलब्ध होगा, ठीक है। और इसके लिए जो नोट्स होगा वो नोट्स भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। देखिए, इससे पिछले क्लास में हम बताए थे कि समतल दर्पण से रिलेटेड जितने भी बिंदु थे, जितने भी तथ्य थे, सब हम बता चुके थे, ठीक है। ये भी बताए थे कि अगर कोई समतल दर्पण है, जैसे समझिए कि ये कोई समतल दर्पण हुआ, ये क्या है, कोई समतल दर्पण है। अगर इस समतल दर्पण पर, ये समतल दर्पण है, अगर इस दर्पण से 10 मीटर, ये समझो कि 10 मीटर है, समझिए ये कितना मीटर है, 10 मीटर। 10 मीटर समतल दर्पण से 10 मीटर दूर अगर कोई वस्तु खड़ा है, कोई वस्तु खड़ा है, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा ना, वो दर्पण, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। और यह प्रतिबिंब की भी दूरी जो होगा वो 10 मीटर होगा। कितना मीटर होगा, 10 मीटर होगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर समतल दर्पण में वस्तु जितना आगे है तो प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि कोई वस्तु समतल दर्पण में, समतल दर्पण से 15 मीटर आगे है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितना पीछे बनेगा। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या कहता है कि कोई वस्तु समतल दर्पण से 15 मीटर आगे है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितना पीछे बनेगा। आप समझिए कि अगर ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, अगर वस्तु दर्पण से कितना मीटर आगे है, 15 मीटर आगे है, तो प्रतिबिंब भी जो बनेगा ना वो वस्तु से कितना आगे बनेगा, कितना पीछे बनेगा, 15 मीटर पीछे बनेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो समतल दर्पण में है, दर्पण से आगे जो वस्तु की दूरी होती है वही दूरी दर्पण से पीछे प्रतिबिंब की दूरी होती है। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में यहाँ पे और पूछेगा, आप पूछ देगा, ये तो पूछ दिया कि दर्पण के पीछे या प्रतिबिंब के बीच कितना दूरी है, जो वस्तु की दूरी होगा वही प्रतिबिंब की दूरी होगा, ठीक है। लेकिन अब आपको पूछ देगा कि वस्तु, ये वस्तु है और ये क्या है, प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब है। अब पूछ देगा कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी। अगर यही प्रश्न में पूछ दे, एक और पूछ देगा, कहेगा कि यह भी बताइए कि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, कितनी दूरी वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, की दूरी कितनी होगी, कितनी होगी, ठीक है। तो समझिए कि वस्तु यहाँ पे है, प्रतिबिंब यहाँ पे, इसके बीच दूरी कितना है, 15 मीटर ये है और 15 मीटर ये है, कितनी दूरी हो जाएगी, 30 मीटर। समझ में आया। ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा एग्जाम में तो समझ में आ गया। अगर सिर्फ पूछे कि दर्पण से कितना पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु दर्पण से जितना आगे है उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। अगर आपसे पूछ देगा कि वस्तु और दर्पण के बीच दूरी कितना है तो दोनों दूरी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 15 15 कितना हो गया, 30 हो गया।
तो इस तरह का जो प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा वो क्या हो जाएगा, आप सबसे बन जाएगा। देखिए इसी में एक और प्रश्न पूछता है कि अगर कोई वस्तु दर्पण से आगे है, ठीक है, और उसका भी वेग है। आप समझिए यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु है, यहाँ कोई मानव है, ठीक है, वस्तु है चाहे क्या है, मानव है। और यह मानव दर्पण के आगे से भी वेग से दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। तो कहता है इसका प्रतिबिंब जो यहाँ बनेगा ये भी तो आगे की ओर दौड़ेगा ना, तो इसका प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। अगर ये वेग से दौड़ रहा है तो इस प्रतिबिंब का वेग क्या होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब का जो वेग होगा 2v होगा, क्या होगा, 2v होगा। तो अगर प्रश्न में पूछेगा कि वस्तु का वेग, अगर वस्तु का वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। तो वस्तु का वेग v बराबर कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो प्रतिबिंब का वेग कितना होगा 2v, यानी कि 2 गुने 10 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड। कहने का अर्थ हुआ कि अगर दर्पण से आगे कोई वस्तु जितने स्पीड से दौड़ते हैं ना, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है ना उसके दुगुना स्पीड से क्या दौड़ते हुए आते हैं। बताइए किसी को समझने में दिक्कत नहीं। अब समझिए आपका समतल दर्पण से रिलेटेड जितने भी चीज थे सब हम बता चुके हैं। अब आइए गोलीय दर्पण में। सबसे पहले गोलीय दर्पण कहते किसे हैं। देखिए ये होता है, समझिए एक हम लेते हैं गोला, एक क्या लेते हैं, गोला लेते हैं, ये गोला हो गया, और इस गोला के बीचों बीच एक लाइन खींच लेते हैं, ये लाइन खींच दिए, ठीक है। बताएंगे कि इस लाइन को क्या कहते हैं। ये लिए गोला और गोला के बीचों बीच एक लाइन खींच दिए, ठीक है। और इस गोले की इस भाग को हम क्या किए, रंग दिए, इस भाग को क्या किए, रंग दिए, इस भाग को क्या किए, रंग दिए, ये गोलीय दर्पण है। और इस अंदर से इस भाग को क्या किए, रंग दिए, इस भाग को रंग दिए, ठीक है। जिस प्रकार गोला में जो केंद्र होता है, जिस प्रकार एक गोला के अंदर केंद्र होता है, तो इसके बीच भी क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है। पहले ये जो गोलीय दर्पण है इसके बारे में समझिए। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण, आपसे पूछेगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक गोला है, खोखला गोला है, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका जो परावर्तक सतह होता है, इसमें ये हो गया आपका परावर्तक सतह और इसमें ये हो गया आपका परावर्तक सतह, ठीक है। हम बताएंगे ये कौन सा दर्पण हो जाएगा और ये कौन सा दर्पण हो जाएगा। ये इसका इधर से हो जाएगा ये परावर्तक सतह और इधर से हो जाएगा ये परावर्तक सतह, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका ये जो परावर्तक सतह है, ये जो परावर्तक सतह है ना, किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो आप लिखिएगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कि वैसा दर्पण जिसका ये जो परावर्तक सतह है ना, वो क्या है, एक खोखले गोले का भाग है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। ये जो गोलीय दर्पण जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है। ये जो गोलीय दर्पण जो होता है ना, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है।
एक प्रकार होता है जिसमें आपको कहा जाता है अवतल दर्पण। क्या होता है? एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। समझिए, इसमें हम बताएंगे कौन सा अवतल है कौन सा उत्तल। क्लियर समझ लिए कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। यहाँ नीचे बर्तन सब रखा हुआ है, एक ही रूम है तो बर्तन सब बचता है, ठीक है, पैर से लगता है, इसको हटा देते हैं। एक ही रूम है, क्या करें, एडजस्ट कीजिए, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक क्या होता है? उत्तल दर्पण। अब समझिए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो उसे कहेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। यानी कि जिसका प्रवर्तक सतह किसी गोले का भाग उसे कहेंगे गोलीय दर्पण। और उस गोलीय दर्पण में जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसा हो उसे कहेंगे अवतल दर्पण। देखो तो इसमें एक ये परावर्तक सतह है, तो ये परावर्तक क्या है? सतह है, और इसमें ये परावर्तक सतह है। परावर्तक क्या है? सतह है। देखिए इसमें इसका प्रवर्तक सतह धंसा है कि इसका प्रवर्तक सतह धंसा है, तो इसका प्रवर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है, तो इसे कहेंगे, इस दर्पण को कहेंगे आपको अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कोई दिक्कत? ठीक है। और उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है। देखिए इसका उभरा हुआ है कि नहीं, तो इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। तो आपको परिभाषा समझ में आ गया कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। चलिए हम लिख देते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अगर अवतल दर्पण का फिगर बनाना हो तो ऐसे बनाइएगा, इसको ऐसे कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये आपको हो जाएगा क्या, ये लाइन क्या होता है हम सब बताएंगे। समझिए ये अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पे ध्रुव होता है और यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण कि इसका जो परावर्तक सतह है ना, यही तो परावर्तक सतह है कि नहीं, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है कि नहीं, तो वही लिखे हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब ये उत्तल दर्पण में, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उभरा हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ये उभरा हुआ है, इसको ऐसे बना दीजिए, देखिए उभरा हुआ है, ये दर्पण हो गया। और एक लाइन खींच देते हैं, ये लाइन क्या होता है हम आगे बताएंगे। और ये यहाँ पे ध्रुव होता है, पी होता है, यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे क्या होता है? सी होता है। कोई दिक्कत? चलिए, आपको दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। आप समझिए कि इस गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, ये प्रधान अक्ष क्या होता है, ये परावर्तक सतह क्या होता है, ठीक है। उसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या होता है, इस सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों का टॉपिक है कि गोलीय दर्पण में महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, ठीक है। इस सभी को आप एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम आप लोगों को क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए, आज का जो क्लास होगा ना थोड़ा लंबा क्लास होगा, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज होगा, जो आपने नहीं सीखा होगा या रिवीजन करते समय जो चीज छूटा होगा, उसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। बाकी आपका इसका जो PDF है ना, वो हम आप लोगों के नीतीश सर टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, वहां पे मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा जैसे ही चैप्टर का अंतिम क्लास होगा, हम PDF क्या करेंगे, डाल देंगे। आप लोग अभी क्या कीजिए, समझिए, ठीक है।
आपका टॉपिक है गोलीय दर्पण में, टॉपिक क्या है, गोलीय दर्पण में महत्वपूर्ण बिंदु लिख दीजिए। बिंदु क्या क्या है समझिए। ये गोलीय दर्पण है, ये क्या है, गोलीय दर्पण है। ये क्या है, गोलीय दर्पण है। सबसे पहले गोलीय दर्पण ये क्या हो जाएगा आपका, पीछे से एक रंग देते हैं। क्या होता है, पीछे से रंग देते हैं। ये पीछे से रंग दिए और एक अंदर से यहाँ पे रंग दिए, जो हमको पिछले फिगर में क्या किए थे, बताए हुए थे, याद रखिएगा। देखो दर्पण के बीचों बीच ये जो बिंदु होता है और ये जो बिंदु होता है, यानी दर्पण के बीचों बीच जो बिंदु होता है इसको कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव। इसे हम पी से सूचित करते हैं। ये भी क्या हो जाएगा आपका, ध्रुव। यानी कि दर्पण के बीचों बीच के जो बिंदु होता है इसे ध्रुव कहते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं। ठीक है। और जिस प्रकार एक गोला के अंदर एक वृत्त के अंदर केंद्र होता है, ठीक उसी प्रकार इसके भी बीच में क्या होता है, एक केंद्र होता है। देखिए ये तो दर्पण है, गोलीय दर्पण है, तो इसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, जिसे हम सी से सूचित करते हैं। ठीक है। अब समझिए कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को एक रेखा मिलाता है, एक रेखा मिला रहा है। ये भी वक्रता केंद्र, ये भी ध्रुव है, इसको भी एक क्या करेगा, एक रेखा मिलाएगा। एक क्या करेगा, एक रेखा मिलाएगा। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव, क्या सीधा कर लेते हैं इसको, चलिए ठीक है। देखो ये एक रेखा मिला दिया, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो रेखा मिला रहा है ना, इस दोनों को जो रेखा मिलाता है ना, इस रेखा के कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। समझ में आया, इसे क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। अब समझिए जो वक्रता केंद्र है, यहां से अगर ये हो गया, तो यहां से ये भी तो खींच सकते हैं ना, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। जिस प्रकार एक गोले में त्रिज्या होता है, जिस प्रकार एक वृत्त में त्रिज्या होता है, उस प्रकार ही क्या होता है आपका इस गोलीय दर्पण में त्रिज्या होता है, उस त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब समझिए ये दर्पण, ये जो है ये रंगा हुआ है, ये कलाई किया हुआ है, ये कलाई होगा, ये भी रंगा हुआ है, ये भी क्या है, कलाई किया हुआ है। ठीक है। अब समझिए इस दर्पण के लिए क्या है, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, और इसमें ये क्या है, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। समझ पाया। अब देखिए इसमें से किसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, वो हो जाएगा आपका दर्पण। तो इसका धंसा हुआ है, तो इसको अगर हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको हम मिटा दिए, ऊपर से इसको मिटा दिए। ठीक है। देखिए ये जो दर्पण हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, अवतल दर्पण। और ये जो इसका परावर्तक क्या है, बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। समझ में सभी को आता है कि नहीं, ये सब पागल सब है, देख रहा है, समझिए, स्टूडेंट है, समझिए। ठीक है। क्या है, एक है आपका परावर्तक सतह जो उभरा हुआ है, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, और एक का परावर्तक सतह है जो धंसा हुआ है, जिसे कहते हैं का अवतल दर्पण। ठीक है। अब समझिए आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ध्रुव में, आपसे पूछेगा ध्रुव क्या है, तो यहाँ पर अगर आपको पूछेगा कि ध्रुव, बहुत ही ध्रुव, अगर ध्रुव पूछ दिया, ध्रुव पूछा है, तो दर्पण के बीचों बीच जो बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं। लिख दीजिए, दर्पण के बीच में जो बिंदु लेते हैं उसे ध्रुव कहते हैं। लिख सकते हैं इसे किससे, पी से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ये सब हम समझा चुके हैं आपको। अगर आप कुछ अब पूछ देगा आपको कि वक्रता केंद्र क्या है, पूछेगा
वक्रता केंद्र का भाग। ठीक है, अब ये पूछेगा ये क्या है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो लिख सकते हैं गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या क्या है, तो वही गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र की जगह क्या लिख देना है, केंद्र की जगह उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सेम परिभाषा कि इस केंद्र को हटाना है, इस केंद्र को हटाना है, यहाँ पे त्रिज्या लिख देना है। समझ में आया? तो आप लोग अपने से बना लीजिएगा। उसका आप समझिए ये परावर्तक सतह क्या है। हम बताए थे कि परावर्तक सतह वह सतह होता है जहां पे प्रकाश की किरणें आने के बाद वहां से क्या होता है, परावर्तन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। समझ में आया? उसके बाद एक चीज और समझिए यहाँ पे कि एक टॉपिक होता है द्वारक। द्वारक क्या होता है, ये जो दर्पण की चौड़ाई है, इसका चौड़ाई, इस दर्पण की चौड़ाई यहां से यहां तक चौड़ाई हुआ, और इस दर्पण का चौड़ाई क्या होगा, यहां से यहां तक चौड़ाई होगा। ये जो दर्पण की चौड़ाई है ना, इसको क्या कहते हैं, द्वारक। तो दर्पण की ये की है चौड़ाई को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो इतना चीज समझ में आ गया तो आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हाँ ठीक है। आप समझिए ये लाइनमा के बारे में अभी आप लोगों को नहीं बताया। ये जो लाइन है जिसे क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। तब आपसे पूछेगा कि ये प्रधान अक्ष का होता है, ये जो प्रधान अक्ष है ये क्या होता है, तो प्रधान अक्ष वह अक्ष होता है, मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो अक्ष होती है, उसी अक्ष को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। तो वक्रता, त्रिज्या और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहबो, मतलब कहते हैं, कहबो नहीं कहते हैं। यहाँ अपना भाषा नहीं लिखना है, थोड़ा मिला के लिखना है कि ताकि आपको जो एग्जामिनर होगा अच्छा नंबर देगा। ये समझ में आया? चलिए अब इसका जो टॉपिक है वो हो गया। जैसे गोलीय दर्पण में जो महत्वपूर्ण चीज था वो हम बता चुके हैं। अब समझिए कि गोलीय दर्पण, एक प्रश्न आता है जो बहुत ही भिभी आई है, पूछेगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या है, किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस किसे कहते हैं, या गोलीय दर्पण फोकस दूरी किसे कहते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आप लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है, गोलीय दर्पण, मतलब प्रश्न ये है, टॉपिक नहीं है। गोलीय दर्पण की फोकस किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है। प्रश्न क्या हो जाएगा आपका, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण के फोकस, देखिए प्रश्न क्या था, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस किसे, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण का कि मुख्य फोकस क्या किसे कहते हैं। देखो हम बताए थे, चाहे आप लोग जानते होंगे, अगर रिवीजन क्लास हो तो जानते होइएगा। अगर आप लोग 10th में ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक चीज समझ लीजिए कि अगर कोई दर्पण है, ये क्या है, कोई दर्पण है, ये क्या है, प्रधान अक्ष, जो हम बता चुके हैं।
तो ये जो प्रधान अक्ष है, यहाँ पे ध्रुव हो जाएगा, यहाँ पे फोकस हो जाएगा, यहाँ पे सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। जब ये जो प्रधान अक्ष है ना, इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण आता है ना, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, वो फोकस होकर गुजरता है। दर्पण से परावर्तन कहां से गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है। उसी तरह अगर ये उत्तल दर्पण लेते हैं ना, अगर उत्तल दर्पण में अगर हम कोई प्रकाश के किरण, यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे F हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा F। अगर गोलीय दर्पण में ना कोई प्रकाश की किरण क्या करते हैं ना, अगर हम प्रधान अक्ष के समांतर आते हैं ना, तो वो कुछ इस तरह क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। तो नियम क्या है कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रहा है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, और इसमें फोकस से गुजरता नहीं है, इसीलिए क्या करते हैं, फोकस से गुजरता हुआ क्या करते हैं, मिला देते हैं, लगता है कि फोकस से गुजर रहा है। तो इसमें मिलता है और इसमें मिलता हुआ प्रतीत होता है। ये दोनों किसका भाग है, गोलीय दर्पण का भाग है। तो इसी गोलीय दर्पण दोनों को मिलाकर हम परिभाषा लिखेंगे। क्या परिभाषा लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो लिखना है प्रधान अक्ष के समांतर। ये प्रधान अक्ष है, ये क्या है, प्रधान अक्ष, ये भी क्या है, प्रधान अक्ष, या इसको मुख्य भी अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष। ठीक है। अब समझिए, तब ठीक से लिखते हैं, नहीं बुझाता है का। अब हो गया प्रधान अक्ष। अब सोचिए परिभाषा क्या है, उत्तर में लिखिएगा, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरणें, देखो प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इस पे मिल रहा है फोकस पे, और इस पे फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है। तो वही लिखे हैं कि जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अगर पूछ देगा कि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, सेम परिभाषा, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है यहीं तक, उसे कहते हैं अवतल दर्पण का फोकस दूरी। ठीक है। आज जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये लिख देंगे, उसे कहेंगे उत्तल दर्पण का फोकस इसे कहते हैं। समझ में आया। तो फोकस दूरी समझ में आया। और एक प्रश्न और पूछता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो क्या होता है, आर होता है, इसके बीच क्या संबंध होता है, क्या फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। मिटा देते हैं इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ये सब आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप ध्यान से समझिए और पढ़िए, कुछ कुछ लिखते भी रहिए, हाथ भी चलाते रहिए, पेन और कॉपी, मतलब कॉपी और पेन लेके बैठिए। आपसे प्रश्न पूछेगा कि अवतल दर्पण में, एक प्रश्न पूछेगा, अवतल दर्पण में फोकस एफ, ये क्या है, एफ, फोकस एफ और वक्रता त्रिज्या आर में का संबंध बा, क्या संबंध है, ये संबंध क्या संबंध है, क्या है, क्या संबंध है।
संबंध है। तो हम बताए थे, देखो ये जो आपको आगे पता चलेगा, ये जो आपका फोकस है, ये जो वक्रता त्रिज्या है, देखो अगर इसकी दूरी से देखो यहां से यहां जितना दूरी होगा ना, वही यहां से यहां दूरी होगा। समझ में आया? यानी कि समझिए कि नहीं समझ में आता, फिर से सुनो। ये कोई हम दर्पण लेते हैं, क्या लेते हैं? दर्पण। ये ले लिए हम कोई दर्पण, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण ले लिए। ये हो जाएगा आपका ये, यहाँ पर हम फोकस, यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है। देखिए ये ध्रुव है, तो ध्रुव से जितनी दूरी फोकस की होती है उतना ही दूरी फोकस से क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का होता है। और कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ से यहाँ अगर 2 है तो 2 मीटर, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? 2 मीटर होगा। ठीक है, तो ये जो सी है, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 4 मीटर। और ये फोकस कितना होगा? फोकस 2 मीटर। तो हम कह सकते हैं ये आपका जो फोकस जो होता है ना, ये जो फोकस जो होता है ना, इसका आधा है कि नहीं? इसी का आधा है, क्योंकि ये फोकस जो है ये सी का आधा है। कि सी कितना है? 4 है, फोकस कितना है? 2 है। ठीक है, तो फोकस क्या है? सी का आधा, यानी कि सी का कितना है? आधा है। यही रिलेशन है। हम लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच लिख सकते हैं उत्तर में लिख सकते हैं, अवतल दर्पण में फोकस एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर एफ बराबर क्या होता है? R/2 होता है। ये वक्रता त्रिज्या हम अथी लिख दिए, यहाँ पर आर होगा। क्या होगा? आर होगा। तो एफ बराबर R/2 है, अर्थात वक्रता त्रिज्या अर्थात फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? फोकस आधा होता है। ठीक है, ये जो सी है ना, ये वक्रता, ये भी देखिए हम बताए थे कि अगर ये दर्पण खींचेंगे यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, यानी कि आर हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या होगा। तो जितना दूरी इसका है उतना ही दूरी तो इसका भी होगा ना। आप लोग समझिएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यही परिभाषा हो जाएगा आपका। अब चलिए एक प्रश्न और पूछता है कि अवतल दर्पण को हम बताए थे जब चैप्टर स्टार्ट किए, तो उसी समय बताए हुए थे कि अवतल दर्पण को मतलब ये बताए थे कि अभिसारी क्या है, अपसारी क्या है। ठीक है, ये तो पता है कि अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। जिसको पता नहीं है वो समझ लीजिए कि अगर प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पे मिलती है, प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर क्या होता है? मिल रहा है, इसे कहेंगे अभिसारी। जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है, इसे क्या कहेंगे? अपसारी। इतना समझ में आया? अब इसी से रिलेटेड 2 प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंट होता है, जिसमें कहते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहता है? कहता है अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहा जाता है? देखिए ये जो अवतल दर्पण होता है, ये जो क्या होता है आपका अवतल दर्पण होता है, सबको पता है ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। ये सबको पता हो गया क्या है? प्रधान अक्ष। क्या है? प्रधान अक्ष। ये सबको पता है क्या होता है? फोकस होता है। ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या होता है। अगर इस प्रधान अक्ष के समांतर जितना भी किरण आया सब कहां से गुजरेगा? फोकस से। सब कहां से गुजरेगा? फोकस से। जितना भी किरण आया सब कहां से गुजरेगा? फोकस से। जितना भी किरण आया सब कहां से गुजरेगा? फोकस से। इधर से भी आया, कहां गुजरेगा? फोकस से।
जितना भी प्रधान अक्ष के समांतर किरण आ रहा है सब कहाँ से गुजर रहा है, फोकस से। देखो प्रधान अक्ष के समांतर जितना भी किरण आ रहा है ना वो सब कहाँ से गुजर रहा है, फोकस से। यही तो फोकस है कि नहीं। यानी कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर जितना भी किरण आ रहा है वह सब कहीं नहीं कहीं फोकस में जाके मिलती है। कहाँ मिलता है, फोकस पे मिलती है। तो अवतल दर्पण के यही गुण के कारण अवतल दर्पण को अभिसारी कहा जाता है। ठीक है, यही गुण के कारण अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दर्पण लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली जितनी प्रकाश की किरण है ना, परावर्तन के बाद वो एक ही बिंदु पे मिलती है, जिसके कारण अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। लिख लीजिएगा, अब उत्तर लिखिएगा इसका। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरणें आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इसे आगे जोड़ लीजिएगा, इसी गुण के कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, अब समझिए, आपसे यही प्रश्न को पूछेगा कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ऐसे लिख दीजिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा आपका, उत्तल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश आ रहा है, यहाँ प्रकाश आया, ये ऐसे फैला दिया, यहाँ प्रकाश आया, यहीं से क्या किया, फैला रहा है। तो कोई प्रकाश को क्या करता है, फैला रहा है कि नहीं। और नियम के अनुसार ये सब प्रकाश कहाँ मिलेगा, फोकस पे। मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। देखिए अवतल दर्पण में ये जो प्रधान अक्ष है, क्या है, प्रधान अक्ष। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के जितना भी समांतर किरणें आती है, परावर्तन के बाद वह फैल जाती है। क्या होता है, वह फैल जाती है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। तो लिखिएगा, यहाँ क्या लिखिएगा, इस पे क्या लिखना है, यहाँ लिखिएगा उत्तल दर्पण। उत्तल मतलब इसमें लिखिएगा, उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है, फैल जाती है। क्या होती है, फैल जाती है। इसी गुण के कारण उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो आपका ये चीज क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब समझना है आपको किरण आरेख, जो सबसे इंपोर्टेंट है। क्या होता है ये किरण आरेख, इसको परिभाषा लिख दे, लिख लीजिएगा। चलो लिख देते हैं। उत्तल दर्पण में आती प्रकाश के किरणें परावर्तन के बाद फैल जाती है। इसी गुण के कारण उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी
चारी दर्पण कहते हैं। लिख लीजिएगा, ठीक है। मिटाते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है, किरण आरेख के बारे में। गोलीय दर्पण में आपको चार किरण आरेख पढ़ना है, और यही 4 किरण आरेख अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसे बनता है, कि अगर दर्पण के आगे वस्तु को अनंत पे रख दे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु को अनंत और सी के बीच रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु को सी पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु को सी और एफ के बीच में रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु को एफ पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर वस्तु को एफ और ध्रुव के बीच रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इस सब को प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपका किरण आरेख पढ़ना होगा, जो आपको 4 है। कितने किरण आरेख है, 4 किरण आरेख है। समझिए कौन कौन सा किरण आरेख है। इसको मिटा देते हैं, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेते हैं। कल का जो वीडियो था ना, वो भी लॉन्ग वीडियो बनाते, ठीक है। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ, ये जो बोर्डवा है ना नीचे गिर गया, क्योंकि हल्का हल्का कांटे मारे हुए हैं, ठीक है। तो तनी सा क्या हुआ, गिर गया, तो उतना ही पे आपको वीडियो को रुकना पड़ा, ठीक है। इसलिए हम इससे आगे आज पढ़ा रहे हैं। देखिए किरण आरेख, टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख। देखिए गोलीय दर्पण जो बनने वाले जो किरण आरेख है ना, ये 4 नियम है। कितने नियम है, 4 नियम। गोलीय दर्पण में जो बनने वाले किरण आरेख है ना, कितने नियम है, 4 नियम है। देखिए एक में, देखिए इसके कितना है, 4 नियम है। देखिए फर्स्ट नियम क्या कहता है, फर्स्ट नियम क्या कहता है, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरणें परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। फर्स्ट नियम समझिए, किरण आरेख के कितने नियम होते हैं, 4 नियम होते हैं। गोलीय दर्पण में जो बनने वाले किरण आरेख है, इसे कितने नियम होते हैं, 4 नियम। इसे कितने नियम होते हैं, 4 नियम होते हैं। जो फर्स्ट नियम है ना, ये जो आपका फर्स्ट नियम है, ये फर्स्ट नियम क्या कहता है कि प्रधान अक्ष के समांतर, ये जो प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश से किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, यानी परावर्तन के बाद कहाँ पे, परावर्तन के बाद फोकस पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अगर हम अवतल दर्पण लिए, अवतल दर्पण लिए, ये अवतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण लिए, अवतल दर्पण। अगर हम अवतल दर्पण लिए तो ये समझिए कि ये जो आपका अवतल दर्पण होगा, अगर अवतल दर्पण में अगर ये प्रधान अक्ष हो जाएगा, ये कौन सा अक्ष हो जाएगा, प्रधान अक्ष हो जाएगा, और यहाँ पे फोकस हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, तो क्या कहता है, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है। अगर फोकस प्रवर्तन के बाद फोकस से मिल गया, अगर प्रवर्तन के बाद फोकस से मिल गया, तो यह अवतल दर्पण में होगा। वही या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत किसमें होती है, उत्तल दर्पण में। अगर उत्तल दर्पण को लिया जाए, उत्तल दर्पण को लिया जाए, इसमें ऐसा बनता है, ये ऐसा फिगर बनेगा, और ये हो जाएगा आपका फोकस, और यहाँ से प्रकाश आएगा, ऐसे गुजरेगा, यहाँ से प्रकाश हो जाएगा, ऐसे गुजरेगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होता है,
वही लिख दिया है कि फर्स्ट नियम, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। यही फर्स्ट नियम है किरण आरेख का। ये हो गया। आप समझिए सेकेंड नियम। सेकेंड नियम है, क्या कहता है? सेकेंड नियम, जब प्रकाश के किरण को फोकस से भेजा जाता है, फोकस से भेजा जाता है, तो जब इसमें प्रकाश के किरण को समांतर भेजे थे, ठीक है, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, प्रकाश की किरण को समांतर भेजे थे। इसमें क्या है, प्रकाश के किरण को क्या करेंगे, फोकस से भेजेंगे। कहां से भेजेंगे, फोकस से। फोकस से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है। ठीक है, देखिए ये आपका हो जाएगा दर्पण। क्या हो जाएगा बुआ, आपका दर्पण। ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा प्रधान अक्ष। समझ में आया? देखिए अगर प्रकाश की किरण को फोकस से गुजारेंगे तो फोकस, देखो फोकस से गुजारा है कि नहीं? जब प्रकाश के किरण को कहां से भेजेंगे, फोकस से भेजेंगे। तो प्रकाश की किरण को फोकस से भेजेंगे ना, तो परावर्तन के बाद में ऐसे लौट जाएगा। ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के लिए समांतर लौट रहा है कि नहीं? यही सेकंड नियम है कि जब प्रकाश के किरण को फोकस से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर क्या होता है, लौट जाता है। यही आपका किरण आरेख का दूसरा नियम है। अब तीसरा का नियम समझिए। और आप तीसरा नियम समझिए, देखते हैं कि वीडियो बनता है कि नहीं। ये बहुत अच्छा वीडियो बन रहा है। देखिए थर्ड नियम क्या होता है, देखो प्रकाश को जब हम समांतर भेजे तो फोकस से मिला, या मिला वो प्रतीत हुआ। जब प्रकाश के किरण को फोकस से भेजे तो परावर्तन के बाद प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर गुजर गया। अब हम प्रकाश के किरण को न वक्रता केंद्र से लिखते हैं। प्रकाश के किरण के वक्रता केंद्र से भेजने पर प्रकाश के किरण को वक्रता केंद्र से भेजने पर परावर्तन के बाद उसी रास्ते लौट जाता है, उसी रास्ते लौट जाता है। ठीक बा? क्या कहता है, ये समझिए कि ये अगर क्या है, दर्पण है। क्या है, दर्पण है। दर्पण है क्या कहते हैं, प्रकाश के किरण को वक्रता केंद्र से जब भेजने पर, जब प्रकाश के किरण को वक्रता केंद्र से भेजेंगे, जब प्रकाश के किरण यहाँ पे आता है, एक हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, दर्पण थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रकाश के किरण को कहाँ से भेजेंगे, आपको वक्रता केंद्र से भेजेंगे। वक्रता केंद्र में इसीलिए भेजेंगे प्रकाश की किरण को। तो जब प्रकाश के किरण को वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो परावर्तन के बाद जब इसी रास्ते पे लौट जाता है, कोई रास्ता चेंज नहीं करता, इसी रास्ते पे लौट जाता है। ठीक है, जैसे ही इसको भेजे परिवर्तन हुआ और इसी रास्ते से लौट गया। लेकिन इस महल भरे गए और उसी महल लौट गए। ये थर्ड नियम का पालन किए। जिस महल को चल जाता है पढ़ने, उसी महल लौट गया, तो समझो कि जब आरेख के थर्ड नियम का पालन कर लिया है। अब कब बोलेगा तो ठीक है, सुनता। अब चौथा नियम का देखो, चौथा नियम,
अब हम प्रकाश के किरण को ध्रुव पर भेजेंगे, ठीक है। तो परावर्तन के बाद उसको क्या होता है देखिए, प्रकाश के किरण को ध्रुव पर भेजने पर परावर्तन के बाद प्रकाश के किरण को कहाँ भेजने पर, ध्रुव पर भेजने परावर्तन के बाद, ठीक है। परावर्तन के बाद आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है।